जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी जो है बहुत ही मेहनत से कर रहे होंगे और आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी के वो बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे। और हम आपके लिए आज जो है 14 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने थे वो क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपको लगभग 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसमें जो है हम आपको साइंस और प्लस जनरल अवेयरनेस इन दोनों के ही क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। और हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 100% आंसर के साथ होंगे, सटीक आंसर के साथ, ठीक है। तो 14 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं और जिन लोगों ने हमारे पास ये क्वेश्चन भेजे हैं उन सभी का धन्यवाद। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, क्योंकि आपके लिए जो हमारी क्लास है वो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में किस देश में बड़े रेत और धूल के तूफान आए जिनके कारण विमान यात्राएं प्रभावित हुईं और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। तो आपको बताना है कि जो अप्रैल 2025 में एक रेत और धूल से भरा हुआ तूफान आया था जिसके कारण कई जो विमान हैं वो यात्राएं कैंसिल कर दी थी, ठीक है। तो आपको बताना है ये किस देश में आए थे। तो आपको बता दें ये जो है इराक में आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इराक में रेत और धूल के तूफान आए थे, ठीक है। तो इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, डिटेल में इसे पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक, ठीक है। विस्तृत यानी डिटेल्ड एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए अप्रैल 2025 में इराक में भीषण रेत और धूल के तूफान यानी जिसे हम सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स कहते हैं देखने को मिले थे, ठीक है। कब मिले थे? अप्रैल में। इन तूफानों के कारण दृश्यता यानी विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई थी, जिससे हवाई यातायात जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ था, ठीक है। इराक के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द करनी पड़ी और कई फ्लाइट्स में देरी हुई, ठीक है। धूल भरे वातावरण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ गईं और प्रशासन को आपातकालीन कदम उठाने पड़े थे, ठीक है। घटना जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और में आने वाली है। ये अदर फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखते चले जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन है कि एक तरंग की जो चाल है वो 300 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? एक तरंग 300 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्ध्य जो है वो 75 सेंटीमीटर है। तो आपको इसकी आवृत्ति बतानी है, आवृत्ति कितनी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगी वो आपको हम बताएंगे। देखिए इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो 40 हर्ट्ज होने वाला है, ठीक है। और आप तरंग की चाल जिसे वी से डिनोट करते हैं, आवृत्ति जिसे एफ से डिनोट करते हैं और तरंग दैर्ध्य जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसमें संबंध पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम संबंध देखते हैं क्या संबंध होता है और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे यहाँ पर जो मीटर प्रति सेकंड जो दे रखा है 300 मीटर प्रति सेकंड, ये वी का मान दे रखा है, यानी कि ये तरंग की चाल दे रखी वी, ठीक है। और ये जो तरंग दैर्ध्य है इसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं, यानी कि लैम्डा का मान आपको दे रखा है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर। तो तरंग की आवृत्ति आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में है, तो हम तरंग दैर्ध्य को भी मीटर में ही बदलेंगे, ठीक है। तो जब तरंग दैर्ध्य को हम मीटर में बदलेंगे तो 0.75 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो, और इसमें जो संबंध होता है वो होता है v बराबर एफ इंटू लैम्डा, ठीक है। ये संबंध होता है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है। देखो आपको v का मान दिया हुआ है 300, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, बराबर f क्या है? फ्रिक्वेंसी है 0.75, ठीक है, इनटू क्या है? सॉरी फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये क्या है? लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। और उसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, यानी जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इन्हें काटने के लिए हम क्या करते हैं कि 300 है इसको ऐसा ही रहने देते हैं, जो 0.75 है इसे हम नीचे ले आते हैं और उधर जो बच जाएगा वो केवल एफ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0.75 है और ये 300 है, जब इसको डिवाइड करेंगे इसको तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 400, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बता दूं कि ये 400 हर्ट्ज आने वाला है इसका राइट आंसर जो है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 40 हर्ट्ज दिया है। अगर 40 हर्ट्ज के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है इसका जो मान देना चाहिए था
तो वो देना चाहिए था 7.5 सेंटीमीटर, तभी यहाँ पर 40 हर्ट्ज आंसर आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस डेटा के हिसाब से जो इन्होंने डेटा दे रखा है, इस डेटा के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 400 हर्ट्ज आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में 400 हर्ट्ज नहीं है, इसीलिए हम 40 हर्ट्ज ही इसका राइट आंसर मानते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं ये जो डाउट है आपके लिए बहुत ही मेहनत बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ठीक है, द्वारा वर्ष 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाशीष बोस को AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा वर्ष 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए इसे डिटेल में सीखते हैं कि क्या है ये, और इन जो फैक्ट हम समझा रहे हैं वो आपको बहुत ही ध्यान में रखने हैं, जो अदर फैक्ट्स बताते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हम बात करते हैं AIFF की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हर वर्ष भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर्स का जो पुरस्कार है वो सुभाशीष बोस ने हासिल किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह पुरस्कार जो है 2024-25 सीजन के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, दिया गया है। सुभाशीष बोस एक डिफेंडर हैं और उन्होंने मोहन बागान टीम के कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, उनके नेतृत्व में टीम ने इंडियन सुपर लीग जिसे हम ISL बोलते हैं, शील्ड सहित महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को आपको अदर फैक्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जो RRB ग्रुप डी के लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत ने राफेल जो है लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे हैं। तो जो भारत ने जो राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं वो किस देश से खरीदे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रांस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राफेल एक अत्याधुनिक मल्टी रील लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण जो है डेजल्ट एविएशन कंपनी द्वारा किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है अगली शिफ्ट में, जैसे कि डेजल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। डेजल्ट एविएशन एक फ्रांस की रक्षा उद्योग कंपनी है। भारत ने अपनी वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे हैं। ठीक है, राफेल विमान भारतीय वायुसेना जिसे हम इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं शामिल किए जा चुके हैं, और ये जो है देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो एक लाइक ज़रूर कर दें क्लास को। ठीक है, और अगर इसी तरीके की वीडियो आपको देखनी है और आपको इसी तरीके का सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि हम 16 जनवरी तक आपका सॉल्यूशन करवाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और आज से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोगों जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना। यानी कि जो मेंडल ने मटर के पौधों को चुना था, ये क्यों चुना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि मटर के पौधे केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन है, क्योंकि मटर के पौधों में स्पष्ट विपरीत गुण होते हैं और उनका परागण नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और सी ऑप्शन है, क्योंकि मटर के पौधों में बहुत बड़े फूल होते हैं। डी ऑप्शन है, क्योंकि मटर के पौधे केवल एक ही प्रकार के बीज बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो मटर के पौधे होते हैं ये जो होते हैं स्पष्ट गुण होते हैं इनमें, और इनका जो परागण होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे डिटेल में देखते हैं क्या था ये। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, और इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन किया था। इनमें स्पष्ट और विपरीत गुण पाए जाते हैं, जैसे लंबा या बौना, गोल या झर्रीदार। ठीक है, बीज मटर के पौधों में स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिससे शुद्ध वंश यानी कि प्योर लाइन्स मिलती है। ठीक है, तो इस कारण से जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में देश में भुगतान प्रणालियों पेमेंट सिस्टम्स के कागजात की निगरानी के लिए पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड नामक 6 सदस्यीय बोर्ड का गठन किस बैंक ने किया है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, यानी जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं कि सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की भुगतान प्रणालियों की निगरानी और नियमन को सुदृढ़ करने के लिए इसका जो है पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया था। ठीक है, यह एक 6 सदस्यीय बोर्ड है जिसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई कार्ड्स, पेमेंट गेटवे आदि से जुड़े हुए कार्यों की निगरानी, नियमन और सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 2025 की वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोहा, कतर। ठीक है, कतर के दोहे में इसका किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्तृत उत्तर की बात करते हैं तो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। वर्ष 2025 में इस चैंपियनशिप का आयोजन दोहा, कतर में किया गया। कतर ने हाल के वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की है। ठीक है गाइस, ये अदर फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जुलाई 2025 में वाराणसी में आयोजित यूथ स्पिरिचुअल समिट का मुख्य विषय क्या था, तो आपको बता दें जो जुलाई 2025 में वाराणसी में आयोजित यूथ स्पिरिचुअल समिट का जो समिट हुई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो यूथ स्पिरिचुअल समिट का जो आयोजन है जुलाई 2025 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये वाराणसी में हुआ था। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको इनका फैक्ट ध्यान में रखना है कि यूथ स्पिरिचुअल समिट का आयोजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो जुलाई 2025 में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। इस समिट का जो मुख्य उद्देश्य था वो युवाओं को नशा मुक्त जीवन, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना की प्रेरित करना था। ठीक है, समिट का जो केंद्रीय विषय था वो क्या था, तो समिट का जो केंद्रीय विषय था वो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा चाहिए था। यह विषय इस बात पर जोर देता है कि नशा मुक्त अनुशासित और जागरूकता युवा जो है वो विकसित भारत के लक्ष्य को साकार कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही फैक्ट जो है इसके ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि शुभांशु शुक्ला जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर जो लोबिया के बीज ले गए थे वे किस अध्ययन से संबंधित थे। यानी कि जो शुभांशु शुक्ला थे वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर ले गए थे, जो लोबिया के बीज ले गए थे। ये इनके क्या वो किस अध्ययन से संबंधित थे। अंतरिक्ष में बीज संरक्षण, माइक्रो ग्रेविटी में पौधों की वृद्धि, सी ऑप्शन है अंतरिक्ष में जलचक्र अध्ययन, डी ऑप्शन है अंतरिक्ष में प्रकाश संश्लेषण। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रो ग्रेविटी में पौधों की वृद्धि। यह प्रयोग यानी माइक्रो ग्रेविटी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि समझने के लिए किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो भविष्य में अंतरिक्ष कृषि यानी कि जो स्पेस फार्मिंग है को बढ़ावा देना है। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें जो है कोपिया एक तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है, इसीलिए प्रयोग के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यह अध्ययन इसरो नासा सहयोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर याद करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में किस देश ने JCBL ग्रुप के माध्यम से भारत के साथ पहला रक्षा समझौता ज्ञापन डिफेंस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लोवाकिया ने। किसने किए हैं, स्लोवाकिया ने हस्ताक्षर किए हैं। यह जो है भारत और स्लोवाकिया के बीच पहला डिफेंस MOU है
समझौता रक्षा विनिर्माण और तकनीकी सहयोग से जुड़ा हुआ है। JCBL ग्रुप एक भारतीय औद्योगिक समूह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय यानी कि जो 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है, इसका 2025 में आयोजन कहाँ किया गया था? तो आगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। NCEG की अगर पूरी फुल फॉर्म बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इसका फुल नेम हो जाएगा। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह सम्मेलन DARPG और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जिसे हम NaHCO3 बोलते हैं से होती है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaHCO3 यानी जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा, ये खाने के सोडा का ही सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आपको बता दें इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्रिया अगर हम बात करते हैं तो HCl की हम क्रिया कराते हैं NaHCO3 से, और यहाँ पर जो है राइट एरो लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, राइट एरो लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो बनने वाला है वो NaCl बनने वाला है, यानी NaCl बन गया। NaCl के बाद यहाँ पर H2O यानी कि जल बनने वाला है। उसके बाद CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो CO2 गैस जो होती है वो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। कैसे बना देती है? जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, वो पानी को कैसा बना देती है बेटा? वो दूधिया बना देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पादप यानी प्लांट में विभज्योतक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें हम प्लांट बोलते हैं, तो इनमें जो है वो विभज्योतक ऊतक जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो तनों और जड़ों के शीर्ष पर, यानी कि जो विभज्योतक ऊतक होते हैं वो तनों पर पाए जाते हैं और जड़ों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ठीक है, विभज्योतक ऊतक जो है लगातार विभाजन करता है। यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। इसके प्रकार जो होते हैं एपिकल मेरिस्टर्म और लेटरल मेरिस्टर्म और इंटरकैलरी मेरिस्टर्म, ये 3 प्रकार के विभज्योतक होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ऊतक से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसीलिए अपने एग्जाम में ये ऊतक से संबंधित अपना क्वेश्चन जरूर याद रखें, करके जाएं। ठीक है, तो गाइस देखिए इस तरीके से हमने आज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपको पता ही है कि साइंस एंड किससे रिलेटेड थे? साइंस एंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित थे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। क्या कर दें? लाइक कर लें। और अगर हमारे साथ इसी तरीके का सॉल्यूशन देखना है, एनालिसिस देखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के क्वेश्चन कल करवाएंगे। जो हमको क्वेश्चन मिलते रहते हैं वो हम आपको करवाते रहते हैं। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन अगर आपको जैसे क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं, आपका एग्ज़ाम है, तो आपको जो क्वेश्चन याद हो आप हमारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दिया करें कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, और आप हमारे लिए क्वेश्चन बता दिया करें। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।